जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाला हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, और जहां हमारी बात होने वाली है आज सेमेस्टर थर्ड पे। कहां होने वाली है बेटा? सेमेस्टर थर्ड पे होने वाली है, क्योंकि इनका पेपर है अपने पास में कल SEC का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर होने वाला है। पेपर का जो नाम है बेटा वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट रहने वाला है, और मॉडल पेपर आपका रहने वाला है अपने पास में। और यहां वो क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में छपने वाले मिल जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। SEC का पेपर जो है वो 1 आवर का होता है अपने पास में, OMR सीट बेस्ड होता है। तो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं अपने पास में, और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो आपके लिए कुछ खास रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चन की बात, जहां पर ये रहा आपका पहला टॉप वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है, जो पर्यावरण को मैनेज करने वाले होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बड़ा सिंपल सी बात है, पर्यावरण को संरक्षित करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना। क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण रहेगा तो पेड़ पौधे रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण को संरक्षित करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो EMS का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षण करना। ISO 14001 किससे संबंधित है? ISO 14001 किससे संबंधित है? तो बेटा फिर मैं कहूंगा पर्यावरण प्रबंधन से। क्वेश्चन देखो यहीं से उठा के यहां चिपका रहा हूं। EMS से संबंधित क्या है? ISO 14001। या ISO किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से। किससे बेटा? पर्यावरण प्रबंधन से। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन आता है, लाइफ साइकिल एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? लाइफ साइकिल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर जनसंख्या अध्ययन के लिए? बिल्कुल नहीं बात। मौसम अध्ययन के लिए? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा उत्पादन के लिए? बिल्कुल नहीं। आएगा बेटा उत्पाद के पूरे जीवन का आकलन, जो प्रोडक्ट हमारे पास में बना है उसके पूरे लाइफ साइकिल को क्या किया जाएगा? आकलित किया जाएगा। इकोनॉमिक डायमेंशन किससे जुड़ी होती है? इकोनॉमिकल डायमेंशन किससे जुड़ी होती है? तो इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में हम क्या बात करते हैं बेटा? प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। तो हम यहां ले आएंगे लागत और लाभ। हमने कितना तो इन्वेस्ट किया और कितना हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सोशियो कल्चरल डायमेंशन का संबंध किससे है? सोशियो कल्चरल, तो सोशियो का मतलब अपने पास में बेटा समाज से बात हो जाती है। सोसाइटी का मतलब समाज हो गया अपने पास में, और कल्चरल का मतलब हमारे पास में परंपराएं हो गई। तो हम समाज और परंपरा की क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन किससे संबंधित है? तो टेक्नोलॉजी की बात विज्ञान से हो जाती है अपने पास में, तो हम लिखेंगे विज्ञान एवं तकनीक। क्योंकि आज इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे टेक्नोलॉजी भी काम में ली जाती है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का उद्देश्य क्या है? EMP का उद्देश्य क्या है? तो बड़ा सिंपल सी बात है, प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगर पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा तो इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा? सेफ रहेगा अपने पास में। एथिकल डायमेंशन किससे संबंधित है? तो एथिक्स की बात होती है तो नैतिक मूल्यों की बात होती है बेटा। किसकी बात होती है? नैतिक मूल्यों की। तो हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन किससे संबंधित है? नैतिक मूल्यों से। उसके बाद में अपने पास में 9वां क्वेश्चन आता है बेटा, पॉलिटिकल डायमेंशन का संबंध किससे है? पॉलिटिकल डायमेंशन का संबंध किससे है? तो हम बोलेंगे भाई सरकार की नीतियों से। सरकार नई नई नीतियां बनाकर लेके आती है, तब जाकर हम अप्लाई करवा पाते हैं। लीगल डायमेंशन किससे संबंधित है? तो लीगल कानून की बात होती है, तो हम कानून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कानून की। और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून पकड़ लेता है, कब पकड़ता है पता नहीं चलता है। EIA का पूरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्या है बेटा? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। EIA इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो बेटा पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना कि पर्यावरणीय जो प्रभाव है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, उसकी बात हो जाएगी। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किससे संबंधित है? तो बेटा यहां फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगी SIA की फुल फॉर्म। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किससे है? तो समाज पर प्रभाव से बेटा। किससे है बेटा? समाज पर प्रभाव से, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है? तो बेटा इन्वायरमेंट के अंदर ऑडिट करवानी है, तो ऑडिट का मतलब किसी भी जांच से संबंधित होता है, किसी भी डाटा से संबंधित होता है, तो हम कह देंगे पर्यावरण कार्यों की जांच जो है, लेखा जोखा रखना है, वो इन्वायरमेंट ऑडिट होती है। CSR का संबंध किससे है? तो बेटा CSR का संबंध है कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी से। किससे बेटा? कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी से, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे है। अब मैं कुछ एक्ट बताता हूं जो आए थे अपने पास में एनवायरमेंट के लिए। तो वोटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब हुआ? तो वोटर प्रदूषण की बात करें, वोटर को करने के लिए अपने पास में, तो हम बात करेंगे 1974 की। कब की बेटा? 1974 की। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा एयर एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, वायु प्रदूषण किस वर्ष लागू हुआ? तो बेटू याद रखना 1981 में। कब हुआ बेटा? 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। कब हुआ बेटा? 1986 में। एक क्वेश्चन आएगा एक्ट से, याद रखना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? जैव विविधता दिवस कब लागू हुआ? तो आप लिखो बेटा 1989। कब बेटा? 1989। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक किसका अध्ययन है? तो बेटा इन्वायरमेंट इकोनॉमिक की बात हो रही है अपने पास में, तो इन्वायरमेंट तो पर्यावरण का हो गया, और इकोनॉमिक्स किसका हो गया बेटा? अर्थव्यवस्था का। तो हम लिखेंगे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। किसका बेटा? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखो, ग्रीन मार्केटिंग का अर्थ क्या है? तो ग्रीन मार्केटिंग की बात करें तो पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों का विपणन, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का विपणन हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वर्तमान जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाना, यानी कि हमारी जरूरतें पूरी होती रहे लेकिन भविष्य को कोई नुकसान ना पहुंचे, फ्यूचर ऐसे कैसे रहे हमारा। EMS लागू करने से क्या होता है? EMS लागू करने से क्या होता है? तो बेटा प्रदूषण नियंत्रण होता है। वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, अपने वाटर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, जल भी होता है, वायु भी होता है, नॉइस भी होता है, अपने पास में मृदा भी होता है। सारे प्रदूषणों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं EMS से। ISO का पूरा नाम क्या है? तो ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद में बेटा हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, सॉरी 26वें की, लाइफ साइकिल एनालिसिस से कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो बेटा उत्पादन बिल्कुल करेंगे, उपयोग बिल्कुल होगा, निपाटन भी होगा, केवल क्या नहीं होगी? जनगणना अपने पास में नहीं होगी। मोरल डायमेंशन किससे संबंधित है? तो बेटा मोरल सही गलत का निर्णय। अपन नहीं कहते कई बार कोई इंसान गलत डिसीजन ले लेता है तो हम कहते हैं तेरा कोई मोरल भी है क्या? तू पहले क्या बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है? तो मोरल डायमेंशन सही और गलत की बात पे है। अगर सही है तो आप सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो, ठीक है, बदलो मत। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल रिसोर्स का अर्थ क्या है? तो यूज का अर्थ क्या है? तो संसाधन नष्ट करना। क्या बेटा? संसाधन नष्ट करना। हमारे पास में जो भी जितने भी संसाधन है उनको क्या कर दे? नष्ट कर दे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या है? तो हम कहेंगे बेटा पर्यावरण की नियमित जांच करना। क्या कहेंगे बेटा? पर्यावरण की नियमित जांच करना ही क्या है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है। इन्वायरमेंटल ऑडिट कितने समय पर किया जाता है? तो बेटा ऑडिट जो है डेली तो होगा नहीं, ऐसा भी नहीं है कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कोई एक सवाल बाद में, तो हम कहेंगे समय समय पर जैसे जैसे टाइम होगा तभी हम क्या करवा लेंगे? ऑडिट करवा लेंगे, पूछ लेंगे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। इससे डाटा हमारे पास में क्या रहेगा? मैनेज रहेगा। माइग्रेशन मेजर्स का अर्थ क्या है? तो माइग्रेशन का मेजर्स का अर्थ है प्रभाव कम करने के उपाय। क्या है बेटा? प्रभाव कम करने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPCB का पूरा नाम क्या है? CPCB तो C से बन गया सेंट्रल, P से बन गया पोल्यूशन, C से बन गया कंट्रोल और B से बन गया बेटा बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। इसी का दूसरा मैं लेता हूं SPCB, केवल आपको S को चेंज कर दो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सी का मतलब सेंट्रल, दिल्ली तक की बात करूंगा मैं। स्टेट का मतलब जिस जगह आप रह रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी बात करेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आप लिखो बेटा पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ही अपने पास में क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ का मुख्य उद्देश्य। नॉइज पोल्यूशन एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तुम्हारा वायु अपने पास में ध्वनि प्रदूषण कहां होगा, इन्वायरमेंट में, तो मैं लिखूंगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जल में तो होने से रहा। एमिशन किससे संबंधित है, तो एमिशन बेटा वायु प्रदूषण से, किससे बेटा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। हैजर्डस सब्सटेंस क्या है, तो हैजर्डस सब्सटेंस जो है बेटा वो बड़ा खतरनाक पदार्थ है। क्या है बेटा, बड़ा खतरनाक पदार्थ है जो खाद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पानी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और हवा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो बेटा क्यों जरूरी है, पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा अपने पास में तो बायोडायवर्सिटी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही पारिस्थितिकीय संतुलन बढ़ा तो अपने पास में एनवायरमेंट की बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उथल पुथल हो जाएंगी। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किसके लिए होता है, तो बेटा आपने सुना होगा कि जयपुर में पेड़ काटे जा रहे हैं, दिल्ली में पेड़ काटे जा रहे हैं, या कहीं और पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये पेड़ क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है उसके लिए, तो हम कहेंगे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाया जाता है। 40 नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, बेटा दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय वो होता है जिनको एक बार यूज में ले लिया तो दोबारा काम में नहीं ले सकते, एक वो होता है जिनको काम में लेते हो बार बार काम आते रहते हैं अपने पास में। रिन्यूएबल रिसोर्स उदाहरण क्या है बेटा, नवीकरणीय की बात करें तो कोयला, सॉरी सौर ऊर्जा, क्या है बेटा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम बार बार काम में ले सकते हैं। आई अपने पास में सौर प्लांट लगा होता है, वो बिजली बनाता है, काम आ जाती है। कोयला को एक बार काम मिल लिया राख बढ़ जाएगा, पेट्रोल अपने पास में जल गया दोबारा नहीं मिलेगा। गैस की भी यही बात होती है, और गैस पे तो किल्लतें चल रही है भाई, गैस पे तो बड़ी किल्लतें चल रही है, और गैस तो इतनी बुरी हाल हो रही है कि लोग बाग जो होते हैं ना वो लाइन कतार लगा लगा के बैठे हैं। और देखो बेटा भारत के अंदर कुछ हो ना हो, भारत में सबसे बड़ी बात है लाइन लगाने में माहिर होते हैं। अब वो लाइन कैसी लगाते हैं उनको खुद को पता है, लेकिन एक बात ये भी समझ में नहीं आती, 2 दिन के अंतर्गत भारत के अंदर गैस की इतनी किल्लत आ जाएगी क्या, जो भारत जिनके घर में 4 सिलेंडर वो भी भरवा के रख रहे हैं। अरे नहीं, ये तो वही बात होगी लॉकडाउन के समय के अंदर, जब पता होता ना लॉकडाउन लगने वाला है तो आदमी जो है 2 महीने का राशन एक साथ लेके बैठ जाता था, बाद में सोचता था यार बजट बिगड़ गया, अपना पैसा कहाँ गया पता नहीं चला। तो 2 महीने का राशन तो आपने घर में रख लिया तो बजट तो बिगड़ेगा ही। तो सिंपल सी बात है, भारत के अंदर भी गैस की समस्या ऐसी नहीं आने वाली जितना आप सोच रहे हो, तो नॉर्मल रहो गैस पे भी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उदाहरण क्या है, तो बेटा हम कोयला कहेंगे क्योंकि हवा बार बार मिलती है, पानी बार बार, सूर्य है, तो क्या है कोयला एक बार काम में लिया दोबारा नहीं आएगा। ग्रीन टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो बेटा प्रदूषण फैलाने पर, किस पे, प्रदूषण फैलाने पर। इसके बाद में हम बात करें बेटा पोल्यूशन परमिट क्या है, पोल्यूशन परमिट क्या है, तो प्रदूषण की सीमा तय करना। क्या है बेटा, प्रदूषण की सीमा तय करना, फिक्सिंग पोल्यूशन लिमिट की बात करें। मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो बेटा पोल्यूशन टैक्स। क्या है बेटा, पोल्यूशन टैक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें बेटा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का अर्थ क्या है, तो डिग्रेडेशन का मतलब टूटना होता है, तो पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ही क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग बेटा O2 से नहीं, N2 से नहीं, H2 से नहीं, किससे बढ़ेगी, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिससे अपने पास में ग्लेशियर की बर्फ भी पिघल करके कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है, तो बेटा संसाधन उपयोग का प्रभाव। क्या होगा बेटा, संसाधन उपयोग का प्रभाव दर्शाता है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है, तो बेटा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए बेटा, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आता है, ओजोन डिप्लीटेशन किससे होता है, बेटा ओजोन का जो क्षय होता है ना वो किससे होता है, तो याद रखना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है, तो बेटा ग्रीन हाउस गैस। कौन है, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा कारण कौन है, CO2 खुद है। क्या है, CO2 खुद है। इसलिए हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और होप ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप मुझे देख करके जल्दी बताइएगा कि दूसरा मॉडल पेपर किसको चाहिएगा, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो दूसरा बना देंगे। बाकी टॉप 50 क्वेश्चंस आपके पासिंग मार्क्स के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन चीजों का लुत्फ मिल पाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। वीडियो आपने देख लिया, सारी चीजें हो चुकी है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए।